NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 साउंड। चैप्टर साउंड है और फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ध्वनि। ध्वनि का उत्पादन, साउंड को ध्वनि ही कहते हैं। चैप्टर का नेम है ध्वनि यानी साउंड, और फर्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि का उत्पादन और संचरण यानी प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ये क्या होता है? ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि जो है बेसिकली वाइब्रेशन है, मतलब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करता है तो वो एक कंपन उत्पन्न करता है और उससे आवाज़ निकलती है। ध्वनि जो है कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए सितार का तार अगर आप खींचते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, घंटी पे अगर आप चोट मारते हैं तो उससे भी आवाज़ निकलती है। और अभी हम जो बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मानव वाक यंत्र यानी वॉइस बॉक्स से हमारा वाइब्रेशन होता है तो फिर आवाज़ निकलती है। कोई भी बोलने के समय चिड़िया बोले या आदमी बोले, कुछ भी आवाज़ जब करती है तो वाइब्रेशन से ही वो निकलता है। ये तंतु का कंपन से, मतलब कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हर जगह होता है तभी आवाज़ निकलती है, ध्वनि उत्पन्न होता है। नाउ सेकेंड टॉपिक है मानव में ध्वनि। वाक यंत्र गले में जो दो वाक तंतु होते हैं ना, मानव में ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो वाक यंत्र हमारे गले में होता है, जो दो वाक तंतु होते हैं उसी से उत्पन्न होता है। फेफड़ों से निकलने वाली वायु जो है इन तंतुओं के बीच पतले गैप से गुजरती है, उन्हें कंपित करती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी हम जो बोल रहे हैं या कोई भी जो बोलता है तो इसलिए बोल पा रहा है कि उसके गले में वाक तंतु होते हैं। वो जो तंतु होते हैं ना, फेफड़ों से निकलने वाली वायु जो है उस पतली तंतुओं के गैप से निकलती है और उन्हें वाइब्रेट करा देती है, तो फिर वो कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। अब थर्ड टॉपिक है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। यानी ध्वनि आगे जो बढ़ेगा वो ध्वनि जो है यानी साउंड आगे बढ़ने के लिए इसको किस माध्यम की ज़रूरत होती है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए किसी पदार्थीय माध्यम यानी मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए। ये लाइट की तरह नहीं होता है कि बिना मीडियम का ट्रैवल कर जाएगा। ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए ठोस या द्रव या गैस की आवश्यकता होगी ही होगी, मतलब ये निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकता है। अब है नेक्स्ट, इसके बाद अभी जस्ट बता रहे थे कि ध्वनि जो है वैक्यूम में संचरित नहीं हो सकती। जैसे अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं जा सकता है, मून पे वायुमंडल, जैसे मार्स पे वायुमंडल नहीं है तो आप वहाँ बात नहीं कर सकते, आपकी आवाज़ नहीं निकल सकती है। जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश वाला, तब हम ये देखेंगे कि वो वैक्यूम यानी ध्वनि जैसे निर्वात में नहीं जाती है, लेकिन लाइट जो है प्रकाश वो निर्वात में भी चला जाता है। तब तो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है अंतरिक्ष को क्रॉस करके। तो ध्वनि के साथ ऐसा नहीं है, ध्वनि वैक्यूम में यानी निर्वात में नहीं ट्रैवल कर सकती है। अब है उसके बाद माध्यम में चाल। ध्वनि की चाल जो है ठोसों में सबसे अधिक, ध्यान रखना है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में उससे कम, उसके बाद गैस में सबसे कम। यानी सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर होगा द्रव में, फिर होगा गैस में। ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। ओके, तो ध्वनि की चाल हम लोग ध्यान रखेंगे कि ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। एक फ़नी पॉइंट है, इसलिए तो कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि के अभिलक्षण जो हैं वो क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो तीन मुख्य अभिलक्षण होते हैं जो कंपन की प्रकृति पर निर्भर करती है। पहला होता है प्रबलता, लॉडनेस। लॉडनेस क्या होता है? तो ध्वनि का वह गुण है जिससे वह लॉड यानी तेज या मंद समझ में आती है। यानी अगर कोई बोल रहा है कि ध्वनि तेज है यानी ज़ोर से बोल रहा है कोई, या कोई मंद से धीरे से बोल रहा है, तो लॉड या फेंट जो है यानी तेज और मंद जो है ये प्रबलता से ही पता चलता है, हमें लॉडनेस से ही पता चलता है। प्रबलता मुख्य रूप से कंपन के आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड होता क्या है। मान लीजिए ध्वनि का जो वेव है ऐसे जा रहा है, तो बीच वाला पार्ट से कितना ये ऊपर गया और कितना नीचे गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, प्रबलता, सॉरी आयाम। एम्पलीट्यूड कहते हैं आयाम। आयाम जितना अधिक होगा यानी ये पार्ट जितना ऊपर जाएगा
उतनी प्रबल यानी जोरों की साउंड होगी, जो जोरों की ध्वनि होगी। प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है, यानी ध्वनि को मीज़र करने का उपाय है मतलब मेथड है डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारत्व, पीच। तारत्व क्या होता है यानी पीच वह गुण होता है जिससे ध्वनि तीखी या गहरी ग्रेव सुनाई देती है, यानी श्रिल या ग्रेव जो साउंड पता चलता है वो पिच से ही पता चलता है। अब तारत्व मुख्य रूप से कंपन की आवृत्ति यानी इसको मतलब है फ्रीक्वेंसी से पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितने बार वो वाइब्रेट कर रहा है, कितने बार वो कंपन कर रहा है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी यानी फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी, या 1 सेकंड में कंपनों की संख्या भी जस्ट बताए कि जितनी अधिक होगी तारत्व उतना अधिक होगा और ध्वनि उतनी तीखी होगी। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो आवृत्ति ज़्यादा होने के कारण तारत्व ज़्यादा होता है और वो उतनी ध्वनि तीखी सुनाई देती है। नौ, आवृत्ति कम अगर होती है तो तारत्व कम होता है और ध्वनि गहरी होती है, जैसे शेर की दहाड़। नौ, इसके पॉइंट में एक और है कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हाँ, ये याद रखना है कि ध्वनि को जो मेजर करते हैं वो तो डेसिबल था, लेकिन ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का जो मेज़रमेंट है वो हर्ट्ज में करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे हर्ट्ज HZ बहुत जगह लिखा होता है, वो फ्रीक्वेंसी का ही मेज़रमेंट है। वो 1 सेकंड में अगर कहीं 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो ये लाइट नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है अच्छे से। तो 50 हर्ट्ज अभी बता देते हैं हम कि 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में वो 50 बार 1/50 यानी 50 टाइम्स वो वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो ये तो था तारत्व यानी पीच। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गुणता, टिम्बर, क्वालिटी या टिम्बर। ये वह गुण होता है जो हमें समान प्रबलता और तारत्व की दो ध्वनियों जैसे वायलिन और बांसुरी के बीच अंतर करने में मदद करता है। मतलब क्वालिटी, कैसे आप बोलते हैं किसी चीज़ का क्वालिटी अच्छा है, किसी चीज़ का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो ये हम लोग गुणता यानी क्वालिटी से ही समझते हैं। जैसे प्रबलता अगर समान हो, तारत्व भी समान हो, तो हो सकता है वायलिन तो हम लोग सुन के ही पता कर लेते हैं, वायलिन और बांसुरी दोनों का तारत्व और प्रबलता सेम भी रहे, फिर भी हम दोनों के साउंड के क्वालिटी से पता कर लेते हैं कि ये वायलिन है और बांसुरी है। तो ये जो अंतर हम कर पाते हैं ये क्वालिटी से ही कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, यानी ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। श्रव्य मतलब जिस रेंज का ध्वनि हम सुन सकते हैं, अश्रव्य मतलब जब भी कोई चीज़ के आगे लगता है मतलब वो उसका अपोजिट वर्ड बना देता है। तो श्रव्य मतलब सुनना, अश्रव्य मतलब नहीं सुनना। तो जो नहीं सुन सकते हैं साउंड का रेंज उसी को हम कहते हैं अश्रव्य यानी इनऑडिबल। तो ये दोनों क्या है, ऑडिबल और इनऑडिबल। तो पहला पार्ट है कि श्रव्य आवृत्ति परिसर। श्रव्य वो ध्वनि है, ध्वनि का पार्ट है जो हम लोग सुन पाते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं। श्रव्य आवृत्ति परिसर मतलब किस आवृत्ति परिसर यानी ऑडिबल रेंज में हम लोग सुन पाते हैं। तो वे सारी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच है उसको हम लोग सुन पाते हैं, यानी 20 से 20,000 के बीच अगर हर्ट्ज में साउंड है तो ही हम उसको सुन पाएंगे, नहीं अगर इससे नीचे हो या इसके ऊपर हो तो हम नहीं सुन पाएंगे। अब नेक्स्ट वाला है अश्रव्य ध्वनि, इनऑडिबल साउंड। तो अश्रव्य ध्वनि में दो तरह का होता है, या तो 20 के नीचे वाला जो अभी बताए ये वाला होगा, या नहीं तो 20,000 के ऊपर। तो इसमें है क्या कि अश्रव्य ध्वनि में दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो है अपश्रव्य ध्वनि, इन्फ्रासाउंड, वो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होता है, इसको भी हम सुन नहीं पाते हैं। और पराश्रव्य जो होता है अल्ट्रासाउंड, वो 20,000 हर्ट्ज के ज़्यादा होता है, तो इसको भी हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो उससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो होती है जैसे चमगादड़ द्वारा उत्पन्न। एक चीज़ और थोड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, ध्यान रखिए कि जितने छोटे जीव जंतु होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी साउंड का उतना ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये देख के लग रहा है 20,000 हर्ट्ज है, लेकिन कितने छोटे जीव हैं, चमगादड़, चूहा, ये सब एग्जाम्पल में आएगा कि उनका साउंड जो होता है वो पराश्रव्य यानी अल्ट्रासाउंड यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड वो होता है फ्रीक्वेंसी का। और ये ये जो फ्रीक्वेंसी है कम वाला 20 हर्ट्ज यानी अपश्रव्य
इंफ्रासाउंड, ये कहीं ना कहीं बड़े जीव जंतु साउंड निकालते हैं, जैसे गैंडा, एलिफेंट्स, इस टाइप के बड़े जीव जंतु। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो था। अब अश्रव्य ध्वनि, इनऑडिबल रेंज, जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, तो दो टाइप का था, अपश्रव्य और पराश्रव्य। एक 20,000 से कम, सॉरी एक 20 से कम था और एक 20,000 से ज़्यादा। तो 20 से कम वाला अपश्रव्य और 20,000 से ज़्यादा वाला पराश्रव्य। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शोर और ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ एंड साउंड पॉल्यूशन। तो शोर होता क्या है, नॉइज़ किसको कहते हैं? तो कुछ भी जो अनप्लीजेंट हो, कोई भी साउंड जो अनप्लीजेंट लगे, अप्रिय लगे, वो ध्वनि जो है शोर कहलाता है। ऐसा ध्वनि जो हमें अप्रिय लगे, मतलब अच्छा न लगे, तो उसको अनप्लीजेंट साउंड को, ध्वनि को शोर कहते हैं। जैसे मशीनों की तेज़ आवाज़, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इसे ही शोर कहते हैं। नौ संगीत, म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है? तो कानों को जो अच्छा लगे, जो प्लीजेंट लगे, वो सुखद लगे, तो उस ध्वनि को संगीत कहते हैं। मतलब जो हमारे कानों को सुखद लगती है, प्लीजेंट लगती है, उस ध्वनि को संगीत कहते हैं। और जो अनप्लीजेंट लगती है यानी अप्रिय लगती है, वो शोर होता है। नौ ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है? तो वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों की उपस्थिति जो होती है, उसी को नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। यानी हमारे आसपास अत्यधिक और अवांछित, जो हमें नहीं चाहिए अगर ध्वनि है, कि उस ध्वनि की उपस्थिति है, तो उसे ही नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे वाहनों के हॉर्न जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, सुनने में किसी को अच्छा नहीं लगता है, लाउड स्पीकर, पटाखे, भारी मशीनें, जेट विमान, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन करते हैं। यानी वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय, अवांछित ध्वनि जो है, उसकी उपस्थिति ही नॉइज पॉल्यूशन है। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो है बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है प्रदूषण के दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है, अनिद्रा हो जाती है, स्लीपलेसनेस, यानी आपको नींद आएगी बट नींद लगेगा नहीं, ये नहीं सो पाते हैं लोग ध्वनि प्रदूषण के कारण। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। और तीसरा है चिंता, एंग्जाइटी हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव में स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, जैसे अनिद्रा था, उच्च रक्तचाप था और चिंता था। अब अन्य में है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा साउंड अगर आसपास होने लगे तो पढ़ने का मन नहीं करता है, या आपको कोई शांति से, एकाग्र मन से वो कोई चीज़ सोच नहीं पाएंगे और आपको काम करने में वो मन नहीं लगेगा। तो ये तो थी ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ a lot of thanks to all of you for subscribing, sharing, liking my videos, and continue watching it till last and supporting me a lot. A lot of thanks to all of you. Again and again, thanks.